आज पूरा देश उत्सव के रंग में रंगा है। चैत्र नवरात्र के साथ ही राम जन्मोत्सव की पूरे देश में धूम है। बंगाल से लेकर बिहार तक रामनवमी पर शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। वहीं राम जन्मभूमि अयोध्या भक्ति की एक अलग ही छटा वहां पर दिखाई दे रही है। देश के कोने कोने से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और इस बार अस्थायी मंदिर में रामलला के जन्मोत्सव मनाया गया और अगली बार भव्य राम मंदिर में रामलला विराजेंगे। लिहाजा भक्तों का उत्साह सातवें आसमान पर नजर आया। ये वो पावन घड़ी है जिसका राम भक्त पूरे साल से इंतजार करते हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से लेकर देश के अलग अलग शहरों में श्रद्धालु राम भक्ति में लीन दिखाई दिए। धन्य है, हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि आज के दिन हम इस पावन धरती पे आए हैं और इस पावन धरती पे जो आता है वो मुक्ति पाता है और मैं मुक्ति पाने आया हूँ। कहीं शोभा यात्रा निकाली गई तो कहीं मंदिरों में अपने आराध्य के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। रामनवमी का दिन राम भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा दिन जो है। राम भगवान का प्रकाट्य हुआ दिन, इस दिन के दिन यहाँ पे हम लोग इसीलिए आए हैं, श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने भगवान के यहाँ माथा टेके, यहाँ पे पैर रखे, भगवान का जहाँ जन्म हुआ है उस स्थान को हम दर्शन कर ले। कहते हैं कि त्रेता युग में आज ही के दिन भगवान श्री राम इस धरती पर प्रकट हुए थे। राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। आज के दिन ही राम जी ने इस धरा पे अवतरित हुए थे। तो जे ही दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ तहाँ सकल चली आवहि। इसका दर्शन का महत्व इतना है कि उसका जैसे राम जी अपने नाम की महिमा को नहीं जान पाते, वैसे राम जी के जन्म के उत्सव का महिमा कोई नहीं जान पाएगा। इस बार भी अयोध्या में भव्य और दिव्य राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पूरी अयोध्या नगरी उत्सव के रंग में सराबोर है। राम भक्त खुशी से झूम रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। दशरथ महल में राम भक्तों ने रंग गुलाल उड़ाया, मिठाइयां भी बांटी। आज रामनवमी है, राम के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। इस समय हम अयोध्या में दशरथ महल में हैं और यहाँ पर हर्षोल्लास पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि लोग नृत्य कर रहे हैं और किस तरह से गीत संगीत है, बैंड बाजा है, क्योंकि राम के जन्म का ये उत्सव है। तो पूरी तरह से उल्लास से लोग भरे हुए हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महिलाएं हो या बच्चे हो या युवा हो, हर कोई यहाँ पर नृत्य कर रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। हम देख रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए उत्साह किस तरह से है। और दशरथ महल में, खासतौर पर दशरथ महल की अगर हम बात करें तो क्या विशेष है दशरथ महल? जी यहाँ विशेष है कि राम जी यहाँ खेला करते थे। जन्म जहाँ मंदिर बन रहा है वहाँ हुआ है और यहाँ राम जी खेला करते थे और यहाँ जन्मोत्सव मनाया जाता है। हर वर्ष जो है राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, यही विशेष है। बिल्कुल, राम अपने अनुजों के साथ यहाँ पर खेलते थे। आप कहाँ से आई हैं? हम लोग सूरत से, गुजरात सूरत से आए हैं। बहुत ही आनंद है आज राम जन्मभूमि भूमि में आके। हम सब लोग फैमिली साथ आज हम अयोध्या में आए हैं। जय श्री राम। आनंद है और बहुत आनंद को अगर हम सोहर, क्योंकि राम के जन्म पर अगर सोहर न हो तो शायद ये इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि जन्मोत्सव इस तरह से मनाया जा रहा है। तो हम चाहेंगे सोहर सुनाएं। जय श्री राम। चैत महीना उजियारत पाखयति सुंदर, पाख अति सुंदर हो। रामा नवमी के दिन भाए सोर, जन्म ली है रघुबर, जन्म ली है रघुबर हो। ये आखिरी मौका है जब प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव उनके अस्थायी निवास में मनाया जा रहा है।
अगले साल मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव और भी भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाएगा। मकर संक्रांति पर भगवान की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। देश के तमाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की ओर से रामनवमी पर भक्तों को एक शानदार उपहार दिया गया। चंपत राय ने ट्वीट कर अयोध्या में बन रहे रामलला के मंदिर के गर्भगृह की तस्वीरें शेयर की हैं, जो अंतिम चरण में हैं। भक्तों को भी इंतजार उस वक्त का है जब श्री राम मंदिर पूरी तरह से तैयार होकर भक्तों के लिए खुलेगा, ताकि वो अपने प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप के दर्शन कर पाएं। मंदिर बन रहा है, बहुत बढ़िया बन रहा है। मैं 26 जनवरी को भी आया था। मैंने कहा 2 महीने में कितना ऊपर आए मंदिर, वो देख करके आते हैं। राम नाम की चदरिया आज अवध में अलग ही रंग बिखेर रही है। राम नाम की धुन पर थिरकते इन लोगों की सिर्फ चदरिया ही राममय नहीं है, इनके पूरे शरीर पर ही राम नाम गुदा है। राम जन्मोत्सव को खास बनाने के लिए ये लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम नम पदाया वरदाना। देश भर के मंदिरों में बड़े उत्साह के साथ भगवान राम की पूजा करने लोग उमड़े हुए हैं। रामनवमी के पावन मौके पर पटना के महावीर मंदिर में भी राम भक्तों का सैलाब सा उमड़ पड़ा। यहाँ पर आगे मतलब अच्छा अपनापन सा लगता है। हमने मांगा कि हम लोग सब कोई खुशी खुशी जाए, ये रामनवमी हमेशा अच्छे से बनती रहे। राम भक्तों के स्वागत के लिए यहाँ खास तैयारी की गई थी। भक्तों पर पुष्प वर्षा के लिए पटना में ड्रोन उड़ाया गया। वहीं मुजफ्फरपुर में भी रामनवमी के पावन मौके पर भव्य जुलूस निकाला गया। रामनवमी के मौके पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी रेत पर भगवान श्री राम और राम मंदिर की सुंदर आकृति उकेर कर सभी का दिल जीत लिया। शिरडी के साईं दरबार में भी रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। शिरडी में 112 सालों में ऐसे ही धूमधाम से रामनवमी का पावन पर्व मनाया जाता है। देश के कोने कोने से भक्त शिरडी पहुंचते हैं और अपने साथ साईं की पालकी लाते हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस रामनवमी महोत्सव का आगाज हो चुका है और भक्तों की भीड़ साईं बाबा के दरबार में पहुंचने लगी है। प्रभु राम के जन्मोत्सव का उल्लास चारों तरफ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी रामनवमी की धूम दिखाई दी। हावड़ा में पहली बार तृणमूल हावड़ा जिला हिंदी प्रकोष्ठ की तरफ से रामनवमी के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रामनवमी के इस जुलूस में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। देश भर में रामनवमी का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। वहीं अयोध्या में तो रामलला के स्थायी मंदिर में प्रवेश की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, राम भक्तों का जोश हाई नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और दूसरी तरफ राम मंदिर में इस्तेमाल होने वाली सागौन की लकड़ियां महाराष्ट्र के चंद्रपुर से रवाना कर दी गई हैं। इन लकड़ियों का बाकायदा पूजन अर्चन हुआ और फिर उसके बाद भव्य शोभा यात्रा को रवानगी मिली। इस शोभा यात्रा में रामायण सीरियल के राम, सीता और लक्ष्मण भी शामिल हुए। चंद्रपुर में जब काफिला रवाना हुआ तो श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जहां जहां से ये शोभा यात्रा गुजरी वहां लोग श्रद्धा से सर नवाते हुए नजर आए। आलम ये रहा कि चंद्रपुर के अलावा आसपास के शहरों से भी लोग इस यात्रा में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे थे।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर से जब सागौन की ये लकड़ियां अयोध्या के लिए रवाना की गईं, तो इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। चंद्रपुर के काष्ठ भंडार में काष्ठ पूजन करके महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने इस शोभा यात्रा की शुरुआत की। ये काष्ठ की पूजा करने के लिए वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ नागरिक श्री दिलबर बहुत मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ कि वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ उन्होंने पूजा की। जय जय श्री राम, जय श्री राम। आस्था के उल्लास को और बढ़ाने के लिए इस शोभा में रामायण सीरियल के राम, सीता और लक्ष्मण भी मौजूद थे। एक बहुत बड़ा आयोजन यह महाराष्ट्र की लोगों ने, कार्य सेवकों ने मिलकर यहाँ पर बल्लारपुर की भूमि पे किया है। हम सभी लोग इतने आनंदित है कि यह रामधुन अयोध्या तक, अयोध्या से पूरे विश्व तक जाए। भारत माता की जय श्री राम। कार्य हो रहा है उसमें हम सहभागी हो पाए और ये हमारे पूरे बल्लारपुर शहर के लिए सौभाग्य की बात है। हमारे जो कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है, इन लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण है, इसलिए इस क्षण का हम पूरे आनंद लेना चाहते हैं। ये शोभा यात्रा जहाँ जहाँ गई वहाँ राम भक्त इन लकड़ियों का पूजन करते नजर आए। करीब 2000 लोक कलाकारों ने इस शोभा यात्रा को अपनी कला से और भव्य बना दिया। यहाँ भीमकाय हनुमान दिखे, मंच पर रामलीला की झलक दिखी। एक विशाल कलश यात्रा से भी ये शोभा यात्रा सुशोभित हुई। चंद्रपुर के साथ साथ बल्लारपुर शहर में भी बड़ी संख्या में राम भक्त इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। चंद्रपुर से विकास राजुरकर, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से अयोध्या के लिए निकली लकड़ी सागौन यानी कि सागवान के रामनगरी पहुंचने में 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। लकड़ियों की इन्हीं खेप से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मंदिर का महाद्वार, गर्भगृह का दरवाजा और बाकी दरवाजों का निर्माण भी होना है। राम मंदिर की दीवारों की तरह ही नक्काशी के जरिए इन लकड़ियों को भी तराशा जाएगा और यही वजह है कि देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की राय के बाद ही भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए सागौन की लकड़ियों के इस्तेमाल का फैसला किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ग्रीन सिग्नल देने से पहले फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों और टाटा कंसल्टेंसी के पदाधिकारियों ने चंद्रपुर का दौरा कर सागवान की इन लकड़ियों को बारीकियों से परखा। उनकी ही अनुशंसा के बाद राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में मंदिर के दरवाजों के लिए सागवान की लकड़ियों के इस्तेमाल का फैसला किया गया। ऐसे में हम इनकी खासियत भी आपको बताएंगे, जिसकी वजह से भगवान श्री राम के दरबार के लिए चंद्रपुर की लकड़ियों का चुनाव हुआ है। तो चलिए इसकी खासियत क्या है वो आपको बताते हैं। चंद्रपुर के सागौन यानी कि सागवान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें दीमक या फिर कीड़े नहीं लगते। दूसरी बड़ी खासियत, महाराष्ट्र खासकर चंद्रपुर और नागपुर के आसपास उगने वाले सागवान की लकड़ियों में एक खास तरह का तेल भी पाया जाता है, जिसकी वजह से इन लकड़ियों की उम्र 700 साल से लेकर 1000 साल तक रहती, यानी ये बिल्कुल खराब नहीं होती। चंद्रपुर से अयोध्या जा रही लकड़ियों पर बारिश और पानी का भी कोई असर नहीं होता। बार बार भीगने के बावजूद सागौन की लकड़ियां अपनी शेप और आकार में ही रहती हैं। 100 साल पुराने पेड़ों की इन लकड़ियों का भूरा रंग बिना नक्काशी और डिजाइन के भी खूबसूरत नजर आता है। चंद्रपुर की सागौन का रंग और बनावट देश के दूसरे हिस्सों में मिलने वाले सागवान की लकड़ियों से बिल्कुल अलग है। कुछ दिनों में अयोध्या पहुंचने वाली सागवान की इन लकड़ियों ये लकड़ियां बेहद मजबूत भी मानी जाती हैं, जिससे बेहद आसानी से टिकाऊ दरवाजे और खिड़कियां बनाए जा सकते हैं। ऐसे में भगवान श्री राम और चंद्रपुर का गहरा रिश्ता है। दरअसल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की दादी इंदुमती का मायका महाराष्ट्र के विदर्भ में है। राजा दशरथ की माता और राजा अज की पत्नी रानी इंदुमती विदर्भ में ही पैदा हुई थी और इसीलिए विदर्भ के लोग यहाँ की लकड़ी अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए भेजकर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास ने राम मंदिर के विशालकाय दरवाजों के लिए 1855 क्यूबिक फुट सागौन लकड़ी की मांग की है, जिसकी पहली खेप रामनगरी अयोध्या के लिए निकल चुकी है। अब आपको एक अलर्ट करने वाली खबर बताते हैं। एक बार फिर से देश में तेजी से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। एक ही दिन में कोरोना के ताजा मामले 3000 के पार हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3016 नए मामले दर्ज किए गए।
कहीं वैक्सीन लगवाने की लाइन, कहीं कोरोना जांच के लिए लगी कतार, तो कहीं कोरोना वायरस से निपटने की तेज की गई तैयारी। ये तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों से आई हैं, क्योंकि कोरोना महामारी ने देश में एक बार फिर तेजी से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इन हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार पहले ही अलर्ट मोड पर है और अब राज्य सरकारों ने भी अपने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। देश की राजधानी दिल्ली इसका सबसे ताजा उदाहरण है, जहां एक ही दिन में कोरोना के 300 केस मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज फौरन एक्शन में आए और उन्होंने कोरोना के इन चौंकाने वाले आंकड़े को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों और एक्सपर्ट्स के साथ बैठक की, जिसमें हालात की समीक्षा के बाद कोरोना जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अभी जो टेस्ट कराए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसमें पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा जरूर है, मगर अभी टेस्ट बहुत कम कराए जा रहे हैं। इसलिए उस पॉजिटिविटी रेट से कोई बहुत पैनिक होने की दिल्ली के अंदर जरूरत नहीं है। हमने एडवाइजरी दी है कि जो लोग भी सिम्टोमेटिक हैं, जिनको भी इन्फ्लुएंजा फ्लू टाइप के सिम्टम्स हैं, वो लोग मास्क जरूर पहने। जो लोग हॉस्पिटल्स विजिट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर मास्क जो है जरूर लगाए जाएं। और हम लोग अलर्ट पे हैं, अगर किसी भी जगह किसी भी दिन इस तरीके के सिम्टम हम नजर आएंगे तो हम जो है उसके लिए तैयारियां जो है और ज्यादा बढ़ा देंगे। अभी तक जो हमारे सामने आया, मरीजों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। अभी वेंटिलेटर्स की या ऑक्सीजन की भी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अभी जितनी हमारे पास ऑक्सीजन है उसकी 10% ऑक्सीजन भी जो है हम यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास तैयारियां बहुत हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3016 मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 6 महीनों में कोरोना के ये सबसे ज्यादा मामले हैं। बीते साल 2 अक्टूबर को कोरोना के 3375 केस सामने आए थे। देश में इस वक्त एक्टिव केस 13509 है, मगर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि देश में पिछले 24 घंटे में 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। देश में कोविड के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में ही मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों से यह अपील जरूर है कि मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में अपना ख्याल जरूर रखें। अगर वो किसी बहुत भीड़-भाड़ वाली इलाके में जाते हैं तो ये उनका खुद का प्रिकॉशन होना चाहिए कि वो कम से कम मास्क तो जरूर लगा कर रखें। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना के इन बढ़ते मरीजों को देखते हुए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका की रणनीति पर तेजी से अमल भी शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें दिल्ली के पास गाजियाबाद की है, जहां कोरोना की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से चौकस है। संजय नगर अस्पताल में 30 बेड विद आईसीयू रिजर्व रखा हुआ, संतोष मेडिकल कॉलेज में, और 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को भी नोटिफाई कर दिया है। सर, अगर ऑक्सीजन प्लांट की बात करें तो कितने इस वक्त काम कर रहे हैं? अभी जो अस्पताल है उनके ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं और 11-12 तारीख को हम मॉक ड्रिल भी करेंगे, तो उसमें जितने भी कंसंट्रेटर है और ऑक्सीजन प्लांट है, इनकी क्रियाशीलता को भी देखेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि उनकी सरकार महामारी को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। डिप्टी सीएम ने बताया कि दिल्ली के पास नोएडा, गाजियाबाद के अलावा लखनऊ और आगरा में खास एहतियात बरती जा रही है। कोरोना को लेकर पूरी तैयारी है, कोई स्थिति गंभीर नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है। कोरोना जब जब बढ़ा है तो 3-4 जिलों से अधिक आता है, जैसे दिल्ली के पास है, गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ और आगरा, जहां पे पर्यटक अधिक आते हैं, लेकिन वहां सतर्कता के साथ आगे बढ़ने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है। मैदानी राज्यों की तरह ही देश के पहाड़ी राज्यों में भी सरकार और स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अलर्ट है। खासकर उन शहरों में चौकसी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जहां दूसरे राज्यों से पर्यटक गर्मी के इस सीजन में घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। हमने सभी अधिकारियों को ये कहा है कि इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए प्रिकॉशंस मेजर्स अपनाने चाहिए, और मेरा और भी सबसे अनुरोध रहेगा कि हमें थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाने चाहिए, क्योंकि यहाँ कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, सभी स्थिति नियंत्रण में है, और इस दृष्टि से आने वाले समय में कि हम सब लोगों को मास्क भी लगाना चाहिए, पर अभी जो स्थिति है वो नियंत्रण में है।
देश के 11 राज्यों में नए वेरिएंट XBB.1.16 के मरीज सामने आने की खबर है। लिहाजा जरूरी है कि लोग सरकार और एक्सपर्ट की सलाह पर गंभीरता से अमल करें ताकि इस महामारी को वक्त रहते काबू में किया जा सके। दिल्ली से मनीष चौरसिया और पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा लिए चलते हैं, जहां पर सीआरपीएफ जवानों की बदौलत अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। जहां कभी नक्सलियों का एक छत्र राज हुआ करता था, अब वहां विकास की योजनाएं दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रही हैं, जिसका लाभ इन इलाकों में रहने वाले आदिवासी और ग्रामीण लोगों को सीधे मिल रहा है। हाल ही में सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस समारोह पर बस्तर गए गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने संबोधन में कहा कि नक्सली हिंसा की घटनाओं में 76% की गिरावट आई है और नक्सलियों के खिलाफ ये लड़ाई अंतिम चरण में है। बीते कुछ सालों में ये कैसे संभव हुआ है, इस रिपोर्ट में समझिए। बदन में बिजली सी फूटती, दुश्मनों की हर चाल पर पैनी नजर और हाथों में घातक हथियार लिए सीआरपीएफ के ये जवान नक्सलियों के खिलाफ अब अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की हैं, जहां से अब नक्सलियों के पैर तेजी से उखड़ रहे हैं। जिन जंगलों में कभी नक्सलियों का एक छत्र राज हुआ करता था, वहां अब आदिवासियों की सुरक्षा ढाल बनकर सीआरपीएफ के जवान 24 घंटे मुस्तैद हैं। ये वो इलाका है जो कि खतरनाक नक्सलियों से पहले भरा रहता था, लेकिन अब लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार यहां पर विकास कार्य कर रही है, तो वहीं सीआरपीएफ यहां ऑपरेशन प्रहार के जरिए नक्सलियों का पूरी तरीके से सफाया कर रही है। यही वजह है कि 77% नक्सली हिंसा में कमी आई है और पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि सीआरपीएफ के जवान कैसे यहां पर मौजूद रहते हैं। सीआरपीएफ जवानों की इसी मुस्तैदी और चौकसी की बदौलत अब इन इलाकों में रह रहे लोगों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पा रहा है। चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो या फिर बिजली, मोबाइल टावर और अच्छी सड़कों का निर्माण हो, ये सब कुछ संभव हो पाया है इन्हीं सीआरपीएफ जवानों की बदौलत। रास्ता है, पानी है, बिजली है और नेटवर्क का संपर्क है। इसको पब्लिक की तरह हम अपना सूझबूझ से जो सरकार के दिए हुए माध्यम से और हम अपना अधिकारी के जो भी टेक्टिक है और उससे पब्लिक को अपने एक दूसरे से तालमेल बनाते हुए हम क्या है इस सुविधा को जन जन में पहुंचा रहे हैं, ताकि यहाँ के जो जनता है वो आगे बढ़े और जो है जो हमारे दुनिया में क्या चल रहा है, जैसे कि जहाँ बिजली नहीं है वहाँ पे टीवी का प्रसारण का नेटवर्क का कैसे संपर्क में आएगा, उसको ग्राउंड लेवल से हम उसको आगे पहुँचा रहे हैं सर। इतना ही नहीं, इन इलाकों के युवा जो कभी बेरोजगारी के संकट से जूझ रहे थे, उन्हें अब सीआरपीएफ का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिसकी बदौलत इन युवाओं की जिंदगी में बदलाव आ रहा है। सीआरपीएफ के मुताबिक इन आदिवासी इलाकों के युवाओं को कुछ रियायत देकर फोर्स का हिस्सा बनाया जा रहा है। यहाँ के जो आदिवासी यूथ है उनको हमने भर्ती किया है सीआरपीएफ में, तो उनकी अभी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। उनके लिए स्पेशल प्रावधान भी किए गए ताकि थोड़ी छूट मिले और यहाँ के आदिवासी लोगों के ही जो नौजवान है वो सामने आए। उसके लिए हमने उनको थोड़ी उम्र में भी छूट दी है, थोड़ी हाइट में छूट दी है। जो हमारे तय मानक है उनमें मतलब पढ़ाई में भी आप सोचेंगे कि 10 और 12 की बजाय हमने 8वीं लेवल का ही रखा है ताकि ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। हालांकि अभी भी देश के कुछ गिने चुने इलाकों में नक्सलियों का अस्तित्व बचा हुआ है, जिनमें छत्तीसगढ़ के 4 जिले शामिल हैं। सरकार और सीआरपीएफ दोनों की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन इलाकों से भी नक्सलियों का खात्मा किया जाए। इस काम में सुरक्षा बल के ये जवान कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे हाईटेक ड्रोन कैमरों की मदद लेनी हो या फिर डॉग स्क्वाड की, सीआरपीएफ के लाल आतंक के खिलाफ इस आखिरी चरण की लड़ाई में पूरी ताकत झोंक रहे हैं।
मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए एक नए तरीके का प्लान तैयार किया है। ये प्लान है सैटेलाइट गाइडेड तस्वीरें अगर जवानों को मिलेंगी तो उसके जरिए ऑपरेशन पिन पॉइंटेड हो सकेगा और इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। ये नेत्रा ड्रोन है जो सीआरपीएफ के पास इस वक्त मौजूद है और आप देखिए कि सीआरपीएफ के जवान जो यहां पर मौजूद हैं, इस ड्रोन से जो सीधे तस्वीरें मिलेंगी उसके जरिए नक्सलियों के गढ़ में जाकर के वहां पर ऑपरेशन किया जाएगा। यहां आप देखिए कि जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उस कंट्रोल रूम में भी सीधी तस्वीरें यहां सीआरपीएफ के जवानों को मिलती हैं और उसके बाद ये पूरा ऑपरेशन किया जाता है। गुड न्यूज ये है कि बीते कुछ सालों में सरकार और सुरक्षा बल के इन्हीं प्रयासों की बदौलत ही नक्सली हिंसा की घटनाओं में 76% की गिरावट दर्ज की गई है। इस बात की जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह कुछ रोज पहले अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर दे चुके हैं। वामपंथी उग्रवाद संबंधित हिंसाओं को 2010 के उच्चतम स्तर से नाप ले तो 76% की कटौती और घटने की घटना हम देख रहे हैं। 2010 के मुकाबले में जान गंवाने वालों में लगभग 78% की कटौती नजर में आती है। लाल आतंक के खिलाफ ये लड़ाई दशकों से लड़ी जा रही है। इस लड़ाई में नक्सलियों ने सालों तक भोले भाले आदिवासियों और ग्रामीणों को डरा धमकाकर उन्हें विकास की मुख्य धारा से दूर रखा, मगर अब हालात बदल चुके हैं, जिसकी गवाही ये बेखौफ और मुस्कुराते हुए चेहरे दे रहे हैं। दंतेवाड़ा से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।